सो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने जो है शेयर स्ट्रेंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन 2 पे डिस्कस किया था और आज हम जो है इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज अ टॉपिक शेयर स्ट्रेंथ पार्ट 3, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ जैन। नाउ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक अनाउंसमेंट है कि जो बच्चे अपनी एसएससी जेई और स्टेट एई की तैयारी करना चाह रहे हैं ऑफलाइन मोड से, तो वो जुड़ जाइए हमारे भोपाल ऑफलाइन सेंटर से। बोर्ड के नीचे सेक्शन में आपको यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी बैचेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बैचेस हमारे बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में। दूसरा पॉइंट ये कि जो बच्चे ऑनलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं, सो वो जुड़ जाइए ऑनलाइन मोड से। अब आपको करना क्या है, आपको हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसका फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, लाइव बैचेस मिल जाते हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी अगर आपने लाइव क्लास को मिस कर दी। साथ ही साथ आपको उसमें रिवीजन कोर्स भी ऑफर होते हैं, प्लस एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्लियर है? नाउ इस ऐप को डाउनलोड कैसे करें, तो डाउनलोड करने के लिए आप चाहें तो इस क्यूआर कोड को जो है वो स्कैन कर सकते हैं और अपनी जो क्लासेस हैं उनको लगा सकते हैं। नाउ आ जाते हैं हम अपने पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे। सो यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, मिक्स टाइप के हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, आपके न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चंस मैंने आज डाल के रखे हैं। नाउ रीड द फर्स्ट प्रॉब्लम। क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन के अंदर? सो इन क्वेश्चन नंबर 1 the representative liquid limit and the plastic limit values so of the saturated consolidated clay deposit 60 and 30% respectively. The saturated unit weight of the soil is 19 kilonewton per meter cube. The water table is at 8 meter below the ground level at a depth of 10 meter from the ground surface. The undrained shear strength of the soil will be nearly. So see, the question is generally something like this कि मान लो ये आपका ग्राउंड लेवल है और ये मान लो आपकी एक ग्राउंड वाटर टेबल है। सो ग्राउंड वाटर टेबल लेवल इज गिवन और हियर इज ए हार्ड स्ट्रेटा ऑफ द सॉइल आल्सो गिवन। सो हार्ड स्ट्रेटा इज आल्सो गिवन। अब क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? यहाँ पे बोला गया है आपको कि जो वाटर टेबल लेवल है वो 8 मीटर है और टोटल जो आपके पास ग्राउंड है वो 10 मीटर का है। इसका मतलब आपकी जो सॉइल है, जरा देखो इसमें कि आपकी सैचुरेटेड सॉइल भी है और एक आपकी बल्क यूनिट सॉइल भी है। तो यहाँ का गामा क्या होगा? बल्क, और नीचे वाले का गामा क्या होगा? गामा सैचुरेटेड। क्लियर है? अब जरा पढ़ो इस क्वेश्चन में इसने क्या क्या दे रखा है। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल वाज गिवन हाउ मच? 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो यू हैव गिवन ए सैचुरेटेड यूनिट वेट 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, राइट। एंड ऑल्सो इसने बल्क यूनिट वेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, बट उसने लिक्विड लिमिट आपको दे रखा है, कितना है? दैट वाज द 60 एंड द प्लास्टिक लिमिट वाज 30. सो वी हैव गिवन ए लिक्विड लिमिट ऑफ 60 डिग्री और से सॉरी 60% एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ से इट इज द 30%, राइट। नाउ 8 मीटर इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया है, सबमर्ज यूनिट वेट निकाल सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि मान लो अगर आपको बल्क यूनिट वेट नहीं गिवन है, बल्क यूनिट वेट नहीं गिवन है, कैसे निकालोगे? डेटा भी नहीं गिवन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आप कंसीडर कर सकते हो इसको एज ए गामा सैचुरेटेड। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्यों? क्योंकि अगर बल्क होता, टेक्निकली वाटर टेबल के ऊपर जो सॉइल है वो आपकी मॉइस्ट कंडीशन में है, सैचुरेटेड कंडीशन में नहीं है। वाटर टेबल के नीचे जो सॉइल है वो आपकी किस कंडीशन में है? सैचुरेटेड कंडीशन में। अब इस डेटा को यूज करके तुमको निकालना है अनड्रेन कोहेजन CU entirely based on an empirical relation। ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका एम्पेरिकल रिलेशन में। अगर ये एम्पेरिकल रिलेशन याद नहीं है, नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। क्या एम्पेरिकल रिलेशन है? अनड्रेन कोहेजन C अपॉन में इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 0.11 प्लस 0.0037 टाइम्स ऑफ IP। मैं थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट करके लिख दे रहा हूं। क्या दिया मैंने? 0.11 प्लस 0.0037 मल्टीप्लाइड विथ IP। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला मिलेगा ही नहीं। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तभी ये फॉर्मूला निकल के आया, और जब क्वेश्चन नहीं पूछा गया था तब तो बताते नहीं थे। ठीक है,
अब आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है। कहां पे, इसी 10 मीटर पे। देखो कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट को भी इन्वॉल्व कर दिया, मतलब आईपी। और आपसे पूछ क्या रहा है, अनड्रेन कोहेजन। सो दिस फॉर्मूला यू हैव रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है। नाउ आईपी क्या होती है, द डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट, द डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट विल बी नथिंग बट द आईपी, राइट। तो हाउ मच इज द डिफरेंस, इट इज कम्स आउट टू बी, आईपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 30, ये आ गई आपकी 30%। और यहां पे जो आईपी रखोगे ना, वो आप परसेंटेज में ही रखते हो, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालें, इफेक्टिव स्ट्रेस पानी के ऊपर जो दिया उसको मल्टीप्लाई कर लो और नीचे वाले को सबमर्ज्ड यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर लो। देखो इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे आएगी, इट इज 8 इंटू गामा सैचुरेटेड, क्योंकि ऊपर की सॉइल हमने बल्क को किसके बराबर मान लिया, सैचुरेटेड, और नीचे वाटर टेबल के जो सॉइल है वो किस में है, सबमर्ज कंडीशन में। तो 2 इंटू गामा सबमर्ज, और गामा सबमर्ज क्या निकल के आएगा, इट इज 19 माइनस गामा डब्ल्यू, gamma saturated minus gamma W, so it comes out to be a 9 value. Substitute here, so 8 into you can say 19 plus 2 into 9, तो ये हो जाएगा 18 और 19 अट्ठे 8 नाम 72 2 7, 8 एकम 8 और 7 15, सो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आएगा आपका 18 into 9, इफ यू सी 18 into 9, मेरे को एक्चुअल में 18 की टेबल याद नहीं है, 162, ठीक है, प्लस 18, दैट विल कम्स आउट टू बी अबाउट 180। 180 इज द करेक्ट और नॉट, यस इट इज कम्स आउट टू बी 180, है ना, 162 प्लस 8 170, यस इट इज दी 180, दैट विल अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 180। अच्छा इसको जरा 9.81 से निकालोगे तो शायद आपके लिए ये वैल्यू लेस देन आएगी 180 से, समवेयर अप्रोक्सीमेटली 170 के करीब आनी चाहिए, ठीक है, चल जाएगा इतना काम। तो ये पता है, आईपी पता है, सब्स्टिट्यूट करो, सी यू विल बी इक्वल टू 0.11, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस 180 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 0.0037 इंटू 30। इसको जब सॉल्व करोगे तुम तो तुमको आंसर निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 37.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ये मैच नहीं करे ना तो यूनिट वेट ऑफ वाटर जो मैंने यहाँ पे 10 रखा है ना, 9.81 रख के निकालोगे ना 170 आएगा, यहाँ पे 180 नहीं आएगा, 171 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। मैंने सिंप्लीफाई वे में इसको बता दिया आपको कि ये करना कैसे है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इसका दिस 37.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द स्टेटमेंट असर्शन टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट, क्या गिवन है, the inclination of the resultant stress with normal exceed the angle of repose, adopted old terminology। ये एक्चुअल में adopted old terminology का मतलब क्या है बताऊंगा अभी। the inclination of the resultant stress with the normal can exceed the angle of the repose। next the ratio of the difference between the greatest and the least intensity of the pressure to their the sum cannot exceed the sine of the angle of repose। आपको ध्यान है मैंने एक चीज बताई थी जब पिछले वाले लेक्चर में, दिस साइन फाई विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू स्ट्रेसेस टू द समेशन ऑफ टू स्ट्रेसेस। ये मैंने फॉर्मूला बताया था फॉर कोहेजनलेस सॉइल को। अब पढ़ो इस क्वेश्चन को, सेकंड स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट, दिस इज द ग्रेटेस्ट एंड दिस इज द लीस्ट, इनका बीच का जो डिफरेंस है इंटेंसिटीज का, किसके रिस्पेक्ट में, टू द समेशन ऑफ दीज टू इंटेंसिटी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट will be nothing but the sine of the angle of friction। इसी को बोलते हैं ओल्ड टर्मिनोलॉजी। तो क्या ये चीज आपको पता है कि sin फाई विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये मैंने प्रूव किया था आपको फर्स्ट लेक्चर में। सो सेकंड स्टेटमेंट तो मैंने इसलिए वहां पे बताया भी था कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट को समझने के लिए थोड़ी सी आपको मोहर सर्कल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या, अगर मैं एक सॉइल कंसीडर कर लूं, लेट अस सपोज से कोहेजनलेस सॉइल, और कोहेजनलेस सॉइल है तो क्या आप मुझे बता पाओगे इसका जो मोहर सर्कल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ओवर दी मोहर फेलियर एनविलप पे। अगर हम इसका मोहर सर्कल ड्रॉ करें ओवर मोहर फेलियर्स एनविलप, तो आप एक चीज यहां पे नोटिस करेंगे, क्या, कि ये जो मोहर फेलियर्स एनविलप है ये कुछ इस तरीके से आता था आपका, ये अपन ने देखा था ना। इफ आई ड्रॉ दी मोहर सर्कल, दिस इज माई मोहर सर्कल,
ठीक है, अभी तक की कहानी में किसी को भी कोई डाउट? क्यों इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये मोहर सर्कल मैंने किसका बनाया है? ये मोहर सर्कल मैंने बनाया है कोहेजन लेस सॉइल का, जिसका सी वैल्यू क्या है? 0 है। कोहेजन उसके अंदर 0 है, तभी तो ये पास कर रहा है फ्रॉम दी पॉइंट, कहां से? ओरिजिन से। ठीक है, अब जिस वाले पॉइंट पे आपका ये टेंजेंट कट करेगा सर्कल को, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? दिस इज द मैक्सिमम एंगल। मतलब आपकी जो सैंडी सॉइल है, आप देखते हो एक मैक्सिमम एंगल पे इंक्लाइन रहती है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपने इंक्लाइन किया तो वो बह जाती है या फिसल जाती है। तो सेम कहानी यहां पे है कि अगर आपका ये जो मैक्सिमम है इसके अगर ऊपर गया तो सॉइल के अंदर क्या आ जाएगा? शियर फेलियर। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज द मैक्सिमम एंगल फाई, इजंट इट? ये मेरा मैक्सिमम एंगल है फाई से। अब मान लो मैं एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर लूं, सिग्मा कॉमा टाउ। क्यों? ये आपका टाउ होता है और ये कॉमा आपका सिग्मा होता है। अगर मैं एक जनरल पॉइंट कंसीडर करूं, मान लो दिस इज माय पी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है, से इट इज सिग्मा, एंड वाई एक्सिस पे है इट इज दी टाउ। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं एक्स कॉमा वाई दैट इज सिग्मा कॉमा टाउ? तो ये भी कुछ एंगल बना रहा होगा आपका फ्रॉम दी ओरिजिन, फ्रॉम दी पोल। उसका जो एंगल बन रहा है, इसका जो एंगल बन रहा है, लेट अस सपोज दिस इज द एंगल, से दिस एंगल लेट अस टेक इट इज द डेल्टा। तो फाई इज द मैक्सिमम एंगल और डेल्टा जो है दैट इज द एंगल ऑफ द ऑब्लिगिटी ऑफ एनी पॉइंट दैट इज सिग्मा कॉमा टाउ ओवर द मोहर सर्कल। तो अब आपसे पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है क्या डेल्टा जो है वो फाई से ज्यादा हो सकता है? क्या यही मतलब है ना इसका? द एंगल ऑफ और द इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेस विद द नॉर्मल कैन एक्सीड द एंगल ऑफ रिपोज। फाई इज द एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, और जो पहला वाला इंक्लिनेशन बोल रहा है इसका, इस नॉर्मल, ये प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस कहलाती है, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस। इस नॉर्मल स्ट्रेस से जो रिजल्टेंट बनेगा सिग्मा कॉमा टाउ का, उसका जो एंगल है क्या वो एक्सीड कर जाएगा एंगल ऑफ रिपोज से? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा ना। हमेशा आपका मैक्सिमम एंगल क्या होगा? मैक्सिमम हमेशा एंगल ऑफ फाई होगा, एंगल ऑफ द ऑब्लिगिटी, और मैक्स टू मैक्स ये डेल्टा बराबर हो सकता है किसके? फाई से। इसका मतलब मैक्सिमम जो सैंडी सॉइल है वो एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी पे फेल नहीं करती, वो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिपोज पे फेल करती है। लास्ट क्लास का भी एक सिंपल सा एक मैंने स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दिया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, उसका ये एक्सप्लेनेशन है। सो फाई विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा विल नॉट इक्वल टू, और सॉरी डेल्टा विल नेवर ग्रेटर देन विद द फाई, एट मैक्स इट इज इक्वल। सो पहला स्टेटमेंट यहां पे क्या हो जाता है? गलत। दूसरा स्टेटमेंट सही। तो एज पर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट। दैट मींस कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये स्टेटमेंट लिंक क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना है। रिस्पेक्टिव ये बात कर रहा है आपके कोहेजन लेस सॉइल के रिस्पेक्ट में। सो कोहेजन लेस सॉइल के रिस्पेक्ट में जनरली आपसे ये बात कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द अगला क्वेश्चन, क्या दिया है? The stability or the shear strength of fine grained soil can be increased by draining them with the passage of the direct current। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सो देखो, जब भी कभी करंट की बात आई तो आप जानते हो इलेक्ट्रो वर्ल्ड, देखो कहां पे दिख रहा है इलेक्ट्रो? ऑब्वियस सी बात है, इट इज द इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में दिख रहा है, इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल हार्डनिंग दिख रही है। इसका मतलब कंसोलिडेशन तो होगा नहीं और जीटा पोटेंशियल होगा नहीं। जीटा पोटेंशियल आपका कब आता है? जब आपकी पार्टिकल की सेटलिंग होती है इन एनवायरमेंट के अंदर, कोगुलेशन में, कोगुलेशन फॉर्कुलेशन में, जब पार्टिकल की एग्लोमरेशन होती है तो वो पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर होते हैं। इसके कारण वो आपस में चिपक नहीं पाते और हल्के रहते, हमेशा तैरते रहते पानी के अंदर, और आपको उनको निकालना है बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी सेटलिंग। वो नहीं हो पाता तो उसके लिए क्या करते हो? उसके लिए आप इस जीरा पोटेंशियल को ब्रेक करते हो, जो कि आपका वंडरवॉल फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस के कारण पार्टिकल को दूर रखता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जीरा पोटेंशियल। सो इट इज नॉट द केस। कंसोलिडेशन का मतलब आपका वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम में पर्टिकुलर चेंज हम देखते हैं अलोंग दी डेप्थ, वन डायमेंशन, तो कंसोलिडेशन जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल हार्डनिंग जनरली इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द सॉइल और द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोकेमिकल हार्डनिंग इज एसोसिएटेड विद सम केमिकल रिएक्शंस, प्लास्टिक की एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें होती है ये। ठीक, रही बात कौन? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब ये इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ द स्टेबलाइजेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल का स्टेबलाइजेशन करना, आप क्या करते हैं कि अगर सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, पर्टिकुलरली सैंडी सॉइल, तो यहां पे हमेशा टेंडेंसी होती है किसकी? लिक्विफिकेशन होने की। अब अगर मान लो आप इस पानी को निकाल दो एनी हाउ,
तो उसका क्या हो जाएगा, पार्टिकल पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा, और जब पार्टिकल पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या अप्लाई करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा तो तुमको लगता नहीं है कि सॉइल जो है वो आसानी से स्लाइड ऑफ नहीं कर पाएगी एक के ऊपर एक, तो क्या मतलब हो गया, तो आपने स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी ना सॉइल के लिए। तो वही तो वो कह रहा है कि स्टेबिलिटी और द शियर स्ट्रेंथ ऑफ फाइन ग्रेन कोहेजनलेस सॉइल कैन बी इंक्रीज बाय सिंपली ड्रेनिंग इनटू द डायरेक्ट करंट। ध्यान रखना, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के अंदर स्टेबलाइजेशन कर रहे हो तुम सॉइल का, वो भी फाइन ग्रेन, और पास कर रहे हो कौन सा करंट, बाय पासिंग डीसी करंट, नॉट एसी करंट। ये क्वेश्चन बना है कई बार, तो ये तो सबको पता कि भैया ये फाइन ग्रेन सॉइल है और उसको स्टेबलाइज करने के लिए तुम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस से जा सकते हो। नाउ द पॉइंट इज दैट कि कौन सा करंट पास करें, डायरेक्ट करंट पास करें या अल्टरनेट करंट पास करें, सो डायरेक्ट करंट पास किया जाता है। तो क्वेश्चंस के ही थ्रू एक नया क्वेश्चन बता दिया कि इसमें अगली बार ये पूछ लेगा कि इस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस जो कि स्टेबलाइजेशन है फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल, उसमें आप किस टाइप के करंट को पास कराते हो, सो इट्स द डीसी करंट को आप पास करवाते हो, राइट। So this is the case. Next, consider the 3 statement or the 4 statement and give the statement are the correct statement बताना है आपको out of the 4 statement total based upon the Mohr circle observations. Read the question. The origin and the pole are the same point in the Mohr circle. पहला statement. दूसरा statement, the shear stress is the maximum on the failure plane. The shear stress is the maximum on the failure plane. तीसरा स्टेटमेंट, मोहर सर्कल ड्रॉन विद द डेटा फ्रॉम द अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यूसीएस टेस्ट में आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स ऑन द प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इसका मतलब अभी फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट देखो, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है आपका पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि आपका जो ओरिजिन है और जो पोल है वो सेम पॉइंट होते हैं मोहर सर्कल में, तो इसके लिए मुझे पहले मोहर सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इस मोहर सर्कल के ऊपर मैंने मान लो ये टेंजेंट काट दिया, ठीक बात है। नाउ अब बोल ये रहा है कि जो ओरिजिन है और जो पोल है वो सेम पॉइंट है, तो इसके लिए आपको पहले पोल एनालाइज करना पड़ेगा। अब पोल क्या होते हैं, पोल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस विथ द वर्टिकल एक्सिस। अब यहां पे वर्टिकल एक्सिस क्या दिख रही है, वर्टिकल एक्सिस तो दिख रही है, लेकिन मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहां पे आ रही है, यहां पे। उसके पैरेलल एक आप लाइन खींचो, उसके पैरेलल आप लाइन खींचोगे तो ये तो कहला जाएगा आपका पोल। तो इसका मतलब, और ये यहां पे ओरिजिन है, तो ओरिजिन एंड पोल आर नॉट द सेम पॉइंट, क्लियर है ना। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर इसमें मैं आपसे बोलूं कि ये जो फेल कर रही है सॉइल, वो तो आपकी इस वाले पॉइंट पे जाके फेल कर रही है, इस वाले पॉइंट पे जाके फेल कर रही है, मतलब यहां पे टेंजेंट है और टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग जो आपको टाउ दिख रही है वो आपकी शियर स्ट्रेस एट दी फेलियर प्लेन पे है। तो आप मुझे एक चीज ये बताओ कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ और द मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ, क्या वो ये निकल के आ रही है, यस इट इज द टाउ मैक्स। और क्या टाउ मैक्स पे सॉइल फेल हो रही है, नहीं, टाउ मैक्स से नीचे वाली केस में भी तो सॉइल फेल हो सकती है। टाउ मैक्स इज नॉट द केस इन द केस ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल। टाउ मैक्स पे हमेशा फाइन ग्रेन सॉइल फेल नहीं करती, उससे कम शियर स्ट्रेंथ पे भी फेल कर सकती है, लेकिन कोहेसिव सॉइल हमेशा मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ को गेन करने के बाद ही फेल होगी, क्योंकि वहां पे आपका जो मोर फेलियर एनवेलप आएगा वो पैरेलल होगा किसके, दैट इज द सिग्मा एक्सिस के। तो टाउ मैक्स क्या बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट, द शियर स्ट्रेस इज द मैक्सिमम ऑन द फेलियर प्लेन। शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है, नहीं होती है भैया, मैक्सिमम टाउ मैक्स प्लेन पे शियर स्ट्रेंथ क्या रहेगी, मैक्सिमम होगी। फेलियर प्लेन पे तो हो सकता है वो इससे क्या रहे, कम भी हो सकती है, लेकिन तब भी सॉइल आपकी क्या करेगी, फेल करेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत, और पहला स्टेटमेंट ओरिजिन एंड पोल आर नॉट द सेम पॉइंट ऑन द मोहर सर्कल। नाउ रीड द थर्ड स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि भैया जो मोहर सर्कल ड्रॉन करोगे आप यूसीएस टेस्ट में वो पास करेगा ओरिजिन से। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सिग्मा 3 की वैल्यू क्या रहेगी यूसीएस में, वो होगी 0, और सिग्मा 3 0, इसका मतलब वो कहां से आ जाएगा आपका ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज फ्रॉम द ओरिजिन आल्सो। एंड सिमिलरली
उस वाले केस में जब आप देखोगे जहां पे सिग्मा 3 0 है, अब भी मैंने बताया कि कोहेसिव सॉइल के अंदर यूसीएस स्ट्रेस परफॉर्म करते हो, और उस केस में आपका जो मोहर फेलियर एनवेलप आएगा वो पैरेलल आएगा टू द विच एक्सिस, सिग्मा एक्सिस। मोहर सर्कल पे अगर कोई चीज 90 एंगल बना रही है तो एक्चुअल प्लेन में, एक्चुअल मटेरियल में वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी। इसका मतलब दैट इज द थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज द करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी दी 3 एंड फोर्थ ऑप्शन, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. Moving to the next question. In a triaxial compression test, the major principal stress, C, triaxial compression test, major principal 90 kilopascal, minor principal stress 30 kilopascal, और पोर वाटर भी दिया है, दैट इज द U वैल्यू इक्वल टू, आई थिंक दिस इज 10 kilopascal, 10 kPa. नाउ आपसे पूछा है कि व्हाट इज द tan ऑफ द एंगल ऑफ द शेयरिंग रेजिस्टेंस, आपसे पूछा है tan phi, और सॉइल दी रखी है आपको सैंडी सॉइल। इसका मतलब सी वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे भैया, सी वैल्यू 0 दी हुई है, ठीक है। अब tan ऑफ फाई कैसे निकालो, तो चाहो तो इफेक्टिव स्ट्रेस 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45, तो c तो 0 है तो वो तो 0 हो गया, एंड दीज टू आर दी इफेक्टिव स्ट्रेसेस ओनली। नाउ sigma 1 effective upon में sigma 3 effective will be equal to tan square 45 plus 5/2, राइट। अब पॉइंट ये है कि इनका रेशियो कैसे निकालें, उसके लिए आपको क्या दिया है, पोर वाटर प्रेशर दिया है, तो सिग्मा 1 effective 90 minus 10 that is 80, sigma minor effective that is the 30 minus 10 that is the 20. Substitute the value 80/20 over here. So if you substitute 80/20, that will comes out to be how much, that is comes out to be 4. So tan square 45 plus 5/2 is equal to 4. इसका मतलब tan 45 plus 5/2 that is equal to 2. अब इसके बाद अब आपको tan इनवर्स निकालना है, और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, that is the angle of phi मिल जाएगा। So angle of phi नहीं पूछा है आपसे, ध्यान रखना है यहाँ पे आपको tan 45 प्लस 5/2 ये दिया है आपको 2। अब यहां से आप पहले क्या निकालोगे, फाई की वैल्यू निकालोगे, एंड फाई की वैल्यू दोबारा से सब्स्टिट्यूट करोगे, सो आपको tan फाई मिलेगा। दिस इज द लंबा प्रोसेस, ये तो लंबा प्रोसेस हो गया। फिर क्या निकालो, सबसे बढ़िया प्रोसेस, एज यू नो sin फाई विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था स्टेटमेंट, प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, अगेन यू गेट द सेम। इन एग्जामिनेशन, इन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन डोंट यूज दिस मेथड, इस वाले मेथड को यूज नहीं करना, इस वाले मेथड को यूज करना। क्यों, मैं ये मान के चल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली tan फाई और sin फाई दोनों आपस में क्या है, लिटिल बिट बराबर है, ये मेरा अजम्पशन है। सो दिस 90, सो इट इज द 80 माइनस 20, 80 प्लस 20, जरा चेक करना, 60/100, 60/100, सो लेट अस टेक इट इज द 3/5, है ना। सो अप्रोक्सीमेटली इट कम्स आउट टू बी 3/5, इट मीन्स कि 5×30.6 के अराउंड आना चाहिए। पॉइंट कितना, 5×30 है ना, 0.6। सो लेट अस टेक इट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, 2/3 नॉट 3/4, इट इज अप्रोक्सीमेटली टेकन टू बी दी 67%, ठीक है। सो 2/3, क्योंकि ये मेरा अप्रोक्सीमेशन है कि sin फाई tan फाई के बराबर है, तो अप्रोक्सीमेटली निकाला है, एग्जैक्ट चाहिए उसी से निकालो जो पहला मेथड है। सो राइट आंसर यहां पे क्या आएगा, दैट इज 2/3, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर दी होमवर्क। होमवर्क में दें कि नहीं, अच्छा चलो मैं ही करवा दे रहा हूं, रहने देते हैं होमवर्क, क्योंकि करते हैं तो हो नहीं हो। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट गिवन है, पहला स्टेटमेंट, फॉर ए सैचुरेटेड सॉइल स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर नियरली इक्वल टू यूनिटी, ठीक बात है। फॉर द अनडिस्टर्ब सेंसिटिव क्ले द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शो द पीक, ठीक है। इंटरलॉकिंग कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंट शेयरिंग स्ट्रेंथ इन केस ऑफ द डेंस सैंड। एक एक स्टेटमेंट एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सेकंड स्टेटमेंट एनालाइज कर रहा हूं। सेकंड स्टेटमेंट में आपको मैं दो चीजें दे दे रहा हूं, ये है आपका स्ट्रेस, सॉरी दिस इज द स्ट्रेस वर्सेस से स्ट्रेन, एक कर्व ये बनता है और एक कर्व ये बनता है, ये तो सेकंड स्टेटमेंट के लिए हो गया।
इसके बाद स्कैम्पटन्स का जो पोर वाटर प्रेशर कोफिशिएंट है, इसमें बी के बारे में बात कर रहा है, दैट इज 1 अपॉन में 1 प्लस सी वी अपॉन में सी डब्ल्यू। अब ये कहां से आया, एम्पेरिकल रिलेशन है। नाउ रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट, फॉर द सैचुरेटेड सॉइल स्कैम्पटन्स पोर वाटर प्रेशर अप्रोक्सीमेटली नियरली इक्वल टू यूनिटी। क्यों? सैचुरेटेड सॉइल के अंदर आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि भैया बी की वैल्यू 1 होती है और ड्राई सॉइल के अंदर बी की वैल्यू 0 होती है, ये पढ़े होंगे। और बी क्या होता है, दैट इज द स्कैम्पटन्स पोर वाटर प्रेशर कोफिशिएंट, जो कि आपका बताता है चेंज इन द कन्फाइनिंग प्रेशर, change in the pore water pressure corresponding change in the confining pressure, that is a sigma 3 to be more precise, यही होता है आपका बी। अब बी का वैल्यू अगर आपकी ड्राई सॉइल है तो ये बोलते हैं कि भैया बी की वैल्यू 0 आई, और अगर आपकी सैचुरेटेड सॉइल है तो बी का वैल्यू 1 आएगा, और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है तो उसमें बी का वैल्यू 0 to 1 वेरी करता है। लेकिन ये कैसे वेरी करता है, उसके लिए ये वाला एम्पेरिकल रिलेशन तो याद रखना पड़ेगा ना। सो बी का एम्पेरिकल रिलेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ सी डब्ल्यू अपॉन में सी वी, सॉरी इट इज द रेशियो ऑफ सी डब्ल्यू अपॉन में सी वी, वेयर सी डब्ल्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ वाटर एंड सी वी इज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। नाउ जो वाटर कोफिशिएंट होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू सी वी के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये रेशियो अप्रोक्सीमेटली होता है 1 से बहुत ज्यादा लेस, अप्रोक्सीमेटली 0। इसलिए फॉर सैचुरेटेड सॉइल के लिए आपका बी जो रहता है वो यूनिटी होता है। तो पहली स्टेटमेंट यहां से निकल के आ रहा है सही, ये तो आपको डायरेक्टली याद रहता है, लेकिन उसका एक्चुअल जो रीजन है वो ये है। अगला स्टेटमेंट, अनडिस्टर्ब अगर सेंसिटिव क्ले है तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शो द पीक, इसको आप ब्रिटल मटेरियल के जैसे देख लो। तो अगर अनडिस्टर्ब सेंसिटिव क्ले इट विल बिहेव्स लाइक ए ब्रिटल मटेरियल, और आप जानते हो ब्रिटल मटेरियल का आपको प्रोग्रेसिव फेलियर नहीं मिलेगा, उसमें आपको एक वेल डिफाइंड फेलियर प्लेन मिलेगा। जैसे आपकी माइल्ड स्टील है तो माइल्ड स्टील का कर्व क्या होता, एक प्रोग्रेसिव टाइप का, डक्टाइल टाइप का फेलियर होता, जिसमें कि आपका पीक कम होता लेकिन उसकी डक्टिलिटी ज्यादा निकल के आ रही है। लेकिन यहां पे आपकी क्या होती है ब्रिटल मटेरियल में, उसकी जो सिग्मा है वो ज्यादा आ रहा है लेकिन उसका स्ट्रेन कम पे, मतलब कम स्ट्रेन पे भी वो क्या कर जाती है, फेल कर जाती है। सो सेंसिटिव क्ले बिहेव्स लाइक ए ब्रिटल मटेरियल, सो इट विल शो द मोर प्रोनाउंस्ड पीक, बट अल्टीमेटली दोनों कर्वों की जो ज्वाइनिंग है वो अप्रोक्सीमेटली एक पॉइंट पे जाके मर्ज हो जाते हैं। इसका मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो दोनों की सेम निकल के आएगी। इसके बाद बोल रहा है कि इंटरलॉकिंग कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंटली टू द शियरिंग स्ट्रेंथ इन केस ऑफ द डेंस सैंड। अब इंटरलॉकिंग ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी कोहेसिव सॉइल है उसके अंदर जो शियर स्ट्रेंथ आ रही है, शियर रेजिस्टेंस आ रहा है, वो बिकॉज ऑफ दो चीजों के कारण आ रहा है। एक तो फ्रिक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स, और दूसरा इनकी कितनी अच्छी इंटरलॉकिंग है, इसके कारण आपकी शियर स्ट्रेंथ आ रही है। कोहेजन का तो यहां पे रोल है नहीं, तो तीसरे स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन 1, 2, 3 आर दी करेक्ट फॉर्म ऑफ दी और द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन सभी को? नाउ एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज द लिक्विफेक्शन ऑफ द फाउंडेशन, liquefaction of the foundation soil during the earthquake shall not be reason of the cracking। अभी जैसे देखो टर्की में अभी अर्थक्वेक आया, अगर आप लोगों को याद हो तो टर्की में जो अर्थक्वेक आया है उसका जो अगर आप इसको रिक्टर स्केल पे मेजर करोगे, इसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज 7.8। दो स्केल होते हैं, एक मेर्कैली स्केल होता है और एक आपका रिक्टर स्केल होता है। 9 से ऊपर चले जाओगे तो बहुत ज्यादा सीवियर होता है। कमेंट बॉक्स में बताना जरा व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द शैडो जोन्स ऑफ द पी वेव और द एस वेव। अगर नहीं है पता तो कमेंट बॉक्स में डालना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूंगा, शैडो जोन्स ऑफ द पी एंड द एस वेव्स। नाउ अर्थक्वेक के कारण, अब ये तो मेरा मेन पॉइंट डिस्कशन नहीं है, मेरे तो क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चीजें बताई मैंने। सो अर्थक्वेक जब भी आता है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो जनरली मरकारी स्केल और या आपकी रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। अभी जो पॉपुलर है टर्की में दैट इज 7.8 आया। अब बोल ये रहा है कि मान लो अगर अर्थक्वेक आया, अगर अर्थक्वेक आ गया किसी जगह पे तो उससे क्या क्या फेलियर होते हैं, ये नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, वो ये पूछ रहा है कि नॉट बी द रीजन ऑफ द क्रैकिंग ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आया तो कौन कौन से आपके फेलियर हो सकते हैं, लेकिन ये कौन कौन से फेलियर हो रहे हैं वो नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फेलियर है जो कि आपका विदाउट अर्थक्वेक भी हो सकता है। ये क्वेश्चन का इंटेंट है। देखो जब भी आप अर्थक्वेक देखोगे तो बहुत ज्यादा डिवास्टिंग नेचर देखने को मिलेगा। क्या पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। अब मेन पॉइंट क्या है इस बिल्डिंग गिरने का, रोडें उखड़ जाएंगी। रीजन क्या है भाई, जो आपका आज का बीम कॉलम सिस्टम चल रहा है, अगर बीम कॉलम वीक हुआ तभी तो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरेगी।
तो मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं? मेजर कंपोनेंट होते हैं आपके फ्लोर्स, वॉल्स, रूफ, बीम्स, कॉलम। तो ये आपके क्या हैं? ये तो मेजर कंपोनेंट्स हैं। इसमें वॉल को अलग कर दे तो ये आपके मेजर कंपोनेंट हैं जो कि कॉज कराते हैं अर्थक्वेक के फेलियर। लेकिन अब बालकनी के बारे में बात करूं, बालकनी बिल्डिंग की अगर तुम इकट्ठे आदमी बहुत सारे लोग चढ़ भी जाओ तो हो सकता है बालकनी गिर जाए। तो बालकनी एक रीजन नहीं है कि जो अर्थक्वेक के कारण आएगा। अर्थक्वेक के कारण मेजर जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो ब्रेक होते हैं। इसका मतलब नॉट बाय द रीजन ऑफ द क्रैकिंग, इट इज ओनली द बालकनी ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट द रीजन बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। हो सकता है बालकनी किसी और रीजन के कारण भी फेल कर जाए। तो ये मतलब था मेरे का इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि अभी पॉपुलर न्यूज में भी है, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं ये। सो क्वेश्चन एक बार वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। लिक्विफिकेशन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग द अर्थक्वेक शैल नॉट बी द रीजन ऑफ क्रैकिंग ऑफ द बालकनी ऑफ द बिल्डिंग। बालकनी का रीजन नहीं हो सकता है फेल होने का। सो दिस इज द पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। नाउ अब पॉइंट ये है कि जो भी आपके डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग दिस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर उसको पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट करने के लिए तुमको प्लेटफॉर्म चाहिए, तो प्लेटफॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मैंने अटैच कर दिया है, चाहो तो इस लिंक को कॉपी कर लो और टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लो। आपके डाउटों को लिया जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट पीडीएफ कहाँ मिलेगी इस लेक्चर की? तो इस लेक्चर की और प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं सारी की सारी पीडीएफ आपको उसी चैनल पे मिल जाएगी। आप हमसे जुड़ सकते हो बाय मीन्स ऑफ फेसबुक, इंस्टा, और आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम से। हम अब आपसे एक फेवर चाहेंगे कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमको और मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके के अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आए। सो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।